से अपना रिविजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 में जो चीज़ें हैं छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो बाकी सारी चीज़ें हमने पहले देखी थी उसके अंदर फर्स्ट प्रोग्राम में आके देखा था स्टेट सीक्वेंसेस कीवर्ड्स ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। अच्छा जी, आपको पता है सी लैंग्वेज जो है बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल कंसिडर किया जाता है बिकॉज जो है ये बिल्कुल उसी तरह से आपको पता है हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं जो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती हैं जिनको एज ह्यूमन हमें लर्न करना बहुत आसान होता है। अब नेक्स्ट चीज जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ सी में देखा था प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स थे, इसके बाद आपके पास ग्लोबल डिक्लेरेशन थी यहाँ पे और ये आपका क्या रहता है ये पूरा मेन का प्रोग्राम आ जाता है और अदर फंक्शन आ जाते हैं। देखिए अभी जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया वो फंक्शंस का है, उसमें आपको ये तो पता चल गया कि मेन से बाहर बनता है फंक्शन आपका, सही है। मेन के अंदर नहीं बनता फंक्शन, हमेशा मेन की बॉडी के बाहर बनता है। मेन के अंदर सिर्फ फंक्शन की कॉलिंग होती है। बाहर वेरिएबल्स आते हैं उन्हें ग्लोबल डिक्लेरेशन कहते हैं, जो कि वेरिएबल में बाहर डिक्लेयर करेंगे वो ग्लोबली यूज किए जा सकते हैं, उन्हें कोई भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में आपकी हेडर फाइल्स आएंगी, लाइब्रेरीज आएंगी, ये सारी चीजें, और लास्ट में आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन आएंगे नीचे। तो ये सारी चीजें जो थी हमने पहले डिस्कस की थी। तो आपने अपने पेपर की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ सी बहुत अच्छे से देखना है कि क्या 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 चीज़ें हैं उसके स्ट्रक्चर में। फर्स्ट पार्ट में इसके हमने डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ा था, सही है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या था, डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास कमेंट्स थे, ठीक है। जो भी आपने अपने प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो आप डॉक्यूमेंटेशन में देते हैं, ठीक। अब डॉक्यूमेंटेशन में कमेंट्स आएंगे, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कैसा होता है, ये डबल बैकस्लैशेस आपने लगा दी है, इसके साथ मैं जो भी कुछ लिखूंगी कंपाइलर से इग्नोर कर देगा। कंपाइलर जो है आपका कमेंट्स रीड नहीं करता, उसे जैसे ही 2 लाइन मिलेंगी ना वहीं से वो आपकी लाइन इग्नोर करना स्टार्ट कर देगा और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेगा रीड करना, ठीक है। इसका मतलब है सिंगल लाइन कमेंट। अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ बना बैकस्लैश आया स्टैटिक, फिर बैकस्लैश और स्टैटिक, सही है। यहाँ पे आएगा आपका मल्टी लाइन कमेंट, और मल्टी लाइन कमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं आप, जब आपने मल्टीपल लाइन का, अगर आपका कमेंट एक से ज़्यादा लाइन में जा रहा है, मल्टीपल लाइन में जा रहा है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपने कमेंट्स करने होते हैं। कमेंट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। आपके पास फर्स्ट प्रोग्राम में आपने देखा था, हमने बहुत अच्छे से देखा था ये कि ऊपर आपने हेडर फाइल लिखी, ऊपर हम एक और हेडर फाइल भी लिखते हैं, इसके साथ क्या हैश इंक्लूड .h। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया और कर्सर कहाँ आएगा आपका, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, सही है। या आपके पास स्टेट सीक्वेंस कैरेक्टर था, या आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर टू इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इन द प्रोग्राम, सही है। और ये वाली हेडर फाइल में करती है stdio.h, इसका मतलब था स्टैंडर्ड, std का मतलब क्या था स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट, यानी जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन अगर आप प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे उसके लिए आपको इसकी जरूरत है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि सारे फंक्शन की डेफिनेशन मेरे पास मेरी हेडर फाइल के अंदर पड़ी है, ठीक। कैसे क्या करना है, किस तरह से करना है, सारी चीजें। उसके साथ इसमें एक स्केप सीक्वेंस लिखा हुआ है। मेन आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो हर प्रोग्राम में एक फंक्शन लाजमी होता है जिसे मेन फंक्शन कहते हैं। अगर पेपर में मेन फंक्शन पूछ रहा है कि मेन फंक्शन क्या है तो आप लिखेंगे मेन एंट्री प्रोग्राम जो है होता है एंट्री पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम का, कंपाइलेशन मेन से स्टार्ट होती है। उसके अलावा आपके पास क्या चीज़ थी, मेन के बारे में आप लिख सकते हैं मेन इज एंट्री पॉइंट, कंपाइलेशन स्टार्ट होती है मेन से, और हर प्रोग्राम में एक फंक्शन लाजमी होता है वो मेन का फंक्शन होता है, ठीक। इसके अलावा आपको मैं स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर और अंदर से बैकस्लैश n लिखा हुआ है। स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बेसिकली इनके थ्रू आप अपने कर्सर की कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बैकस्लैश n लिखा, बैकस्लैश n का मतलब था न्यू लाइन, जैसे ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए कर्सर कहा जाए नेक्स्ट लाइन,
जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ वैसे ही कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला गया। देखें ये बैकस्लैश एन जो है सिर्फ कर्सर को कंट्रोल कर रहा है कि कहाँ से कहाँ लेके जाना है। ठीक है, और कौन कौन से पढ़े थे आपने? टैब पढ़े थे जो एडवर्ड्स का डिस्टेंस कवर कर रहा था। उसके अलावा आपने पढ़ा था कौन सा, और भी बहुत सारे पढ़े ना आपने, सिंगल कोड, डबल कोड। अगर आपने बैकस्लैश प्रिंट कराना है तो किस तरह से प्रिंट कराएंगे एस्केप कैरेक्टर के साथ मिला के। एस्केप कैरेक्टर बेसिकली दो कैरेक्टर से मिलकर बनता है, जिसमें एक बैकस्लैश होता है जिसे आप एस्केप कैरेक्टर कहते हैं, और सेकंड कैरेक्टर जो है वो रिकॉग्नाइज कराने के लिए होता है कि मतलब बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करता है इसमें। ठीक है, एन है, टी है, आर है, कैरेक्टर रिटर्न है ना आर, ये सारी चीजें। आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास दोबारा से एक प्रोग्राम है कंपोनेंट्स रिटर्न का नेम है डेट। अच्छा देखिए ये मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक मल्टीपल लाइन कमेंट किया है। आप मल्टीपल लाइन कमेंट यानी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई ये प्रोग्राम जो है ग्रीटिंग प्रोग्राम है जिसमें आप हेलो कर रहे हैं और दिस प्रोग्राम demonstrate some important some of the components of C program। कुछ components शो कर रहा है, ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मेन की बॉडी स्टार्ट यहाँ से हो रही है, एंड यहाँ पे हो रही है, तो इन्होंने यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट भी किया हुआ है, ये मल्टीपल लाइन कमेंट है। ये देखें अब ये कितने सारे कमेंट्स हैं, देखें यहाँ से। अब क्या है, ब्लॉक ऑफ कमेंट, एक पूरा ब्लॉक है जिसको हमने कमेंट कर दिया। जो भी ऐसा फर्स्ट टाइम मैं कोड कर रही थी, कोड करते करते मुझे लगा कि भाई ये वाली चीज़ तो अभी हो सकता है मुझे बाद में ज़रूरत पड़े, लेकिन अभी मैं इसको इसके बगैर अंदर के देखती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, उस पूरे पार्ट को क्या करूँगी, कमेंट कर दूँगी ताकि मुझे बाहर लिखना भी ना पड़े और मेरा जो कंपाइलर है उसको रिव्यू भी ना करे। और ज़ाहिर सा रिव्यू नहीं करेगा तो उसके अंदर अगर कोई मिस्टेक हो कुछ भी हो तो उसमें एरर भी नहीं देगा। दिस इज द होल लाइन फॉर्मेट, दिस इज द पार्शियल लाइन फॉर्मेट। आप किसी लाइन के साथ पार्शियल कमेंट भी कर सकते हैं, होल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू 5 का यहाँ इस्तेमाल है। आपने असाइनमेंट ऑपरेटर पहले भी देखा था, ऑपरेटर कंसेप्ट इसको और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली आपके पास वैल्यूज असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने ये कहा ना, मेमोरी में आपके पास एक जगह होगी, ठीक है, उसका नाम वो रख देगा ए उस बकेट का, और उसके अंदर वो पुट करा देगा, किसको डाल देगा, 5 डाल देगा उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से एलोकेशन होती है। इसके अलावा आपके पास ये सारी डाटा टाइप हैं, आपने सारी याद की थी। फ्लोटिंग पॉइंट, ड्राइव्ड है, इंटीग्रल है, वॉइड है, बूलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, ये सारी आपके पास डाटा टाइप्स हैं। इंटीग्रल में आपके पास बूलियन आएगी यानी यस और नो, कैरेक्टर डाटा टाइप आएगी, इंटीजर आएगी। वॉइड कैसी डाटा टाइप है, इसका मतलब होता है नथिंग, किसके साथ इस्तेमाल होती है, फंक्शन के साथ इस्तेमाल होती है। इंटीजर आपको पता है इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर एक आपने इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल की इंट, मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 7। अगर मुझे कोई इंटीजर वैल्यू सेव करानी है किसी वेरिएबल में तो मैं उसके आगे क्या डाटा टाइप लिखूंगी, इंटीजर। अगर मुझे कोई फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप यूज करनी है, अपने वेरिएबल में स्टोर करवानी है, मैंने लिखा 7.5। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ a प्लस b तो इसका आंसर किसमें आएगा, c में। तो आपको क्या लगता है 7.5 और 7 मिलकर क्या रिजल्ट जनरेट करेंगे, बिल्कुल एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जनरेट करेंगे। तो आप क्या करें, सी जो है वो आप किस टाइप का ले लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का लेंगे, FLOAT, सी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का लेंगे क्योंकि इनका सम जो है वो आपको पता है एक नंबर भी डेसिमल में हो तो नंबर आपका डेसिमल में ही आता है। इंटीजर होगा। कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर में आपने सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवाना होता है विद इन द, तो कैरेक्टर में डाटा टाइप इस्तेमाल करते हैं आप कैर a इज इक्वल्स टू, फर्स्ट करें मैंने b, ये इक्वल्स है भाई याद रखिएगा, ये इक्वल्स टू का साइन b आपने स्टोर करवा दिया a के अंदर। ये सिंगल कैरेक्टर है, सिंगल कैरेक्टर अगर आपने स्टोर कराना है यानी कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल चीज ना, अगर आपने कैरेक्टर स्टोर करवाना है तो लाजमी है, कैरेक्टर स्टोर कराना है तो लाजमी है कि उसके साथ कोटेशन मार्क्स लगेंगे। ठीक है, अब होता क्या, देखें अब हम जो सिंपल प्रोग्राम देख रहे थे, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, और इस वाले ए को अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ कैर को, तो मैं प्रिंट टाइप में फॉर्मेट स्पेसिफायर
इसका परसेंटेज C, और ये वाला B जो कैरेक्टर है वो किसमें स्टोर है, A वेरिएबल है जिसने एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कराई है अपने अंदर। मुझे कैसे पता चल रहा है कैरेक्टर वैल्यू, इसको कोटेशन से पता चल गया मुझे, आसान सी बात। तो मैंने यहाँ पे A जो है वो प्रिंट करा दिया, तो बस आउटपुट स्क्रीन पे क्या आएगा अगर मैं ये प्रिंट करवाऊंगी तो B प्रिंट हो जाए, क्योंकि A के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो है B। इसके अलावा आपने क्या देखा था, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा टाइप सेकेंडरी कैरेक्टर फ्लोट डबल भी आपके पास किस पे इस्तेमाल होती है, सिर्फ रेंज का डिफरेंस होता है इसमें, सिर्फ रेंज का, सही है। और ये भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज ही स्टोर करवाती है अपने साथ विद कीवर्ड, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड डिक्लेयर किया जाता है डबल। उसके बाद हमने आइडेंटिफायर पढ़ा था, ये भी चैप्टर 3-4 का पार्ट था। आइडेंटिफायर में क्या था, आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स थे। आइडेंटिफायर जिसे कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं रूल्स को जो आप अपने वेरिएबल को नेम करते हो। आइडेंटिफायर क्या होता है, नेम ऑफ वेरिएबल या नेम ऑफ फंक्शन, इसका कहा जाता है आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि भाई आइडेंटिफायर आपका यूनिक होना चाहिए, आप कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। इधर से हमारी बात स्टार्ट होती है सबसे पहले कीवर्ड की। which is the most important topic according to your exam, ठीक है। क्योंकि मैं आइडेंटिफायर बता रही हूँ इसलिए मैं इसके साथ साथ आपको कीवर्ड्स भी बताऊंगी, ठीक। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। देखिए जो चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ वो आपको अपने एग्जाम के लिए वैसे प्रिपेयर करें। एक मैंने आपको स्केल सीक्वेंस बताया, एक मैंने आपको फॉर्मेट्स बताया कि सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन, एक मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी बताया। थर्ड आइडेंटिफायर, तो इसमें ही हम कीवर्ड्स भी कवर करेंगे। कीवर्ड्स आपके पास क्या चीज होते हैं, कीवर्ड्स आपके पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सीधे अपने लिए रिजर्व किए हुए हैं, आप उनको एज अ वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, जैसे घर में एक बंदे का ही एक नाम होता है, हमारे घर में ऐसे कोई दो बंदे नहीं हो सकते जिनका नाम सम्राट ही, सही। तो ये नाम मेरे लिए क्या है, रिजर्व है। इसी तरह से सी लैंग्वेज में भी कुछ वर्ड्स हैं जो उसके लिए रिजर्व है, वो आप अपने किसी वेरिएबल को नेम करने के लिए, फंक्शन को नेम देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा जी, वन फीचर प्रेजेंट इन ऑल ऑफ योर लैंग्वेजेस द आइडेंटिफायर अलाउ अस टू नेम द डाटा एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोग्राम। ईच आइडेंटिफायर ऑब्जेक्ट इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द इसके कुछ रूल्स हैं कि भाई आपका जो आइडेंटिफायर है वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, सही है। या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा जैसे मैंने लिखा SUM लिखा, ठीक है, या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर SUM, ठीक। इसके अलावा इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, सही है। अगर मैं यूं लिखूंगी तो ये भी वैलिड है, लेकिन नंबर्स आ तो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट या तो अल्फाबेट से हो या फिर वो बिल्कुल या तो अल्फाबेट से होगा या फिर वो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, वो कभी भी आपके पास इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी आपके पास किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। और कैन नॉट डुप्लीकेट अ कीवर्ड, आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड्स जैसे हमने अब जितना कवर कर लिया मैं उतने कीवर्ड बताती हूँ। आपने वाइल पढ़ा है, डू पढ़ा है, फॉर पढ़ा है, ये सब क्या है, कीवर्ड्स। आपको पता है ना कीवर्ड्स आपके आईडीई में व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट होते हैं, इससे आपको पता चल जाता है कि भाई वो कीवर्ड्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वाइल, डू, फॉर। इसके अलावा कौन सा है, उसके अलावा है आपके पास ब्रेक, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, switch, break, continue, default, switch, if else हो गया, और क्या चीजें, switch हो गया, और बहुत सारे कीवर्ड जैसे याद आते जाएंगे मैं लिखती जाऊंगी। सारे कीवर्ड्स हैं, इनको आप एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ, अगर आपके पास आइडेंटिफाई करने आ जाए कि इसमें से आइडेंटिफाई करके बताएं कि कीवर्ड्स कौन कौन से हैं,
नंबर्स कौन से और डिजिट, सॉरी कीवर्ड्स, सॉरी आइडेंटिफायर कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है। ठीक है, देखें आपके पास क्या है, आपके पास मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने लिखा 1 2 3 सम, मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वैलिड आइडेंटिफायर है या इनवैलिड, तो आप क्या कहेंगे ये इनवैलिड है क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं कहूँ S1UN अलाउड है तो आप कहेंगे बिल्कुल अलाउड। अगर मैं लिखूँ ब्रेक, वेरिएबल नेम लिखता हूँ ब्रेक, तो ये आइडेंटिफायर वैलिड है इनवैलिड है, इनवैलिड है क्योंकि आपके पास ब्रेक जो है वो कीवर्ड है। सही है, ब्रेक क्या है आपके पास, कीवर्ड है। अगर मैं इस ब्रेक के बी को क्या कर दूं, कैपिटल कर दूं, तो ये मेरे पास अलाउड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी क्या है आपके पास, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप इसमें और ये लोअर और अपर केस में क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। तो आप नहीं कर सकते इस तरह से कि सॉरी आप कर सकते हैं इस तरह से कि आप अगर कोई भी चीज स्मॉल लेटर में कीवर्ड लिखा हुआ तो आप उसको कैपिटलाइज करके आप अपने प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास ये आ गया। दूसरा पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं लिखूँ _1 2 3 अलाउड है तो आप लेंगे अलाउड है क्योंकि स्टार्ट में अंडरस्कोर आ सकता है। अगर मैं लिखूँ कैपिटल आई और इफ जो आपके पास रिजर्व वर्ड है उसमें स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, अभी जो मैंने लिखा इसका कैपिटल कर दिया मैंने आई, तो इसका मतलब और इसका मतलब सी के लिए दोनों चेंज है, तो इसका मतलब मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर ये पूरा स्मॉल में होता ना तो मैं इसको यूज नहीं कर सकती थी, स्मॉल लेटर्स या लोअर केस आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सारे के सारे ये जितने मैंने लिखे ये वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे लोअर केस में डिपेंड। तो आपने क्या पढ़ा, आइडेंटिफायर के पास कीवर्ड्स है, किस तरह, सॉरी आइडेंटिफायर जो है आपके पास वो क्या है, नेम ऑफ वेरिएबल और फंक्शन कहलाता है आपके पास। अच्छा जी, ये भी याद रखिएगा, सेट में अगर मैं लिखूं सम और मैंने स्पेस छोड़ा, मैंने लिखा 1 2 3, तो ये भी क्या है, गलत, स्पेस भी अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। एंड आइडेंटिफायर में स्टार्ट होता है लेटर और अंडरस्कोर, देखिए या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। नंबर्स आ सकते हैं लेकिन फर्स्ट पोजीशन स्टार्ट में नहीं आ सकते, बाकी कहीं भी बिल्ड करना। इट मे नॉट हैव अ स्पेस और हाइफन, कोई हाइफन कोई स्पेस नहीं आ सकता। अगर मैं लिखूं सम 1 2 3 तो भी क्या है, गलत है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, ये हाइफन है, जो सेंटर में लेगा वो हाइफन है, हाइफन अलाउड नहीं। नेक्स्ट देखें, सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, व्हाई इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बिकॉज जो है ये डिफरेंशिएट करती है बिटवीन द अपर केस एंड द लोअर केस, दैट्स व्हाई सी इज कॉल्ड केस सेंसिटिव लैंग्वेज। उसके लिए ये वाला इफ अभी मैंने आपको बताया, एक कैपिटल आई के साथ लिखा है, ये वाला इफ और ये वाला दोनों क्या है, डिफरेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये देख लें, आराम से आपको समझ आ जाएगा। अंडरस्कोर बूल, इंट मिन, सिस्टम डिफाइंड वैल्यू, वैलिड और इनवैलिड। इनवैलिड क्या है, अगर मैं सिर्फ ए लिखूंगी तो वैलिड है बट अपवर्ड्स का है। स्टूडेंट नेम अलाउड, वैलिड, ए सिस्टम नेम अलाउड, बूलियन सिस्टम आईडी और इंट मिन ये भी अलाउड है। इसमें डॉलर का साइन यूज हो रहा है, डॉलर का साइन कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं होता अदर देन अंडरस्कोर, सिर्फ अंडरस्कोर आ सकता है, स्टार्ट में या बीच में कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन नंबर्स भी जो आएंगे वो आपके सिर्फ लास्ट में ही आएंगे। टू नेम्स नंबर से स्टार्ट हो रहा है, गलत, सम सैलरी हाइफन आ रहा है, गलत, इसमें स्पेस आ रहा है तो भी गलत, एंड की वर्ड है तो भी गलत। लेकिन अगर मैं इस एंड को ऐसे इस्तेमाल करूँ ना तो सही, क्योंकि मैंने कैपिटलाइज कर दिया और सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज बिकॉज ये जो है वो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन द अपर केस एंड अभी आपके पास कोई डाटा टाइप्स है। आपने जब वो देखा था क्या, जब आपने लेक्चर देखा था तो इसमें मैंने आपको फुल अच्छे से कैलकुलेट करना बताया था, आपको शॉर्ट एंड, लॉन्ग एंड, लॉन्ग एंड, ये मतलब
इसके बाइट साइजेस लिखे हुए हैं कि इनका साइज कितना है, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स और 8 बाइट्स, सही। और इनकी मैक्सिमम रेंज कहाँ से कहाँ तक है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। ये साइंड इंटीजर्स आपने देखे थे, अनसाइंड साइंड दोनों। अब देखें आपके पास कैटेगरी, आपके पास किसकी, सी इम्प्लीमेंटेशन और टाइप्स, इंटीजर, बूलियन है, कैरेक्टर इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास डबल है और रियल में फ्लोट डबल लॉन्ग डबल है, इमेजनरी में फ्लोट इमेजनरी है, डबल इमेजनरी, लॉन्ग डबल इमेजनरी। मगर ये वाले डेटा टाइप्स वो हैं जो आपने इस्तेमाल नहीं करते, ठीक। आपको बस यहाँ तक पता होना चाहिए। अब है आपके पास वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल क्या होता है, ये है। अब ये कहेंगे, ये तो आपने आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नेम जो है वो आइडेंटिफायर। अगर मैं पूछूंगी वेरिएबल का नेम क्या है तो आप पूछेंगे, कहेंगे ए, सही है। अब हो गया ए बी सी, 1 लिख दिया तो ये आइडेंटिफायर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आपने वेरिएबल को इस तरह से नेम नहीं दे सकते। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, आपने जस्ट लिखा ए, मैंने लिखा फर्स्ट इंटीजर टाइप में, मैंने लिखा इंट ए और मैंने टर्मिनेटर लगा दिया इसके डिक्लेरेशन। अगर मुझे इसकी इनिशियलाइजेशन भी करनी है साथ साथ तो मैं क्या करूँगी, इज इक्वल्स टू 5, तो इसकी इनिशियलाइजेशन भी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये डिफरेंट ये वेरिएबल टाइप यानी डाटा टाइप के साथ इसका वेरिएबल आइडेंटिफायर्स लिखे हुए हैं। ये देखिए डाटा टाइप के साथ आइडेंटिफायर लिखे हैं, कौन कौन से वैलिड है, सारे के सारे वैलिड यूज किए हुए इसमें मैंने। ये भी देखें कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। नेक्स्ट आपके पास ये सारी चीजें हैं, किस तरह से एक वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, ठीक। आपको पता है आप इक्वल्स यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हैं, वैल्यूज को असाइन करते हैं। सही है। अच्छा, अगर आपने स्टार्ट में किया तो आप इनपुट लें उस वेरिएबल में कुछ भी ले, लेकिन आपके वेरिएबल के अंदर अगर आपने इनिशियलाइज पहले नहीं किया तो आपके पास बाद में आपने लाजमी इस्तेमाल करना। अभी सम का प्रोग्राम है, 3 नंबर्स है, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, और फिर सम है 3 नंबर्स का सम करना है, ए प्लस बी प्लस सी। आपने क्या किया, प्रिंट अप कराया, ये लिखा वेलकम दिस प्रोग्राम 3 नंबर्स, एंटर 3 नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ दिस and then return। अगर आप ये लाइन ना भी लिखे ना तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये सारी प्रिंट लिख ये दोनों लाइन लिख सही है। अब मैंने जो लाइन काटी है ना उसके अलावा आप बताइए मुझे कि अगर मैं इसका आउटपुट लिखूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सही है। जल्दी से आप अपने पास नोट कीजिए इसका आउटपुट और मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। जाहिर सी बात है ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी की जो भी वैल्यूज होगी उसको प्लस करेगा और आखिर में क्या करेगा, उसको प्रिंट करवा देगा, थिंकिंग आउटपुट ये प्रिंट, ये इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, ठीक है। वो भी लिखेंगे तो वो भी आ जाए, एंटर 3 नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एन, ये भी एज इट इज ही आएगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए काट दिया था कि मतलब ना भी लिखा तो फायदा, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स आपके पास, कॉन्स्टेंट्स किस तरह के होते हैं, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट भाई आपको पता है अगर आप किसी चीज का कॉन्स्टेंट लिख देंगे तो वो वर्ड सी लिख देंगे तो ये भी एक कीवर्ड है, और ये क्या है, किस रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, जिसको आप चेंज नहीं कर, इसमें चेंजेस अलाउड हैं। ये सारे आपके पास कंट्रोल कैरेक्टर्स आ गए, यानी आपके पास आ गए ये सारे के सारे escape sequence कैरेक्टर जिनकी हम बात कर रहे थे, जो कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं। कैरेज रिटर्न, फ्रॉम वर्टिकल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब, ये सारे क्या है आपके पास, सारे के सारे बस escape कैरेक्टर हैं जिनको हमने बहुत डिटेल में पहले डिस्कस किया है। ये कुछ कॉन्स्टेंट लिखे हुए हैं, सम स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। अच्छा, कैरेक्टर्स कंट्रोल में क्या डिफरेंस बताया था, अगर सिंगल कोटेशन में इंक्लूड है तो कैरेक्टर, अगर डबल कोटेशन में इंक्लूड है तो क्या होगी, वो स्ट्रिंग, मतलब आपको ये वही चीज बताई वही लिखी हुई है, ये मैंने इसमें डिफाइन कर दिया। मेमोरी कांस्टेंट है डिफाइंड बाय, इसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं लगता, सिमेट्रिकली पर जैसे स्पेस देखिए आपने इस तरह से लिखना होता है, जहां जहां पाया हुआ वो फिर क्रिस्टल डायरेक्टली वैल्यू होगा कॉपी कर देगा, जैसे ये लिखा है
पाई यहाँ आ जाएगा। कांस्टेंट सी ऑन एस टी का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक, ये सारी चीज़ आपके पास प्रिंट होकर जो आपने और इसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने इससे पहले डाटा टाइप से याद करनी है। सही, उसके बाद आपने याद करना है इसमें वाइस इज फॉर केस ऑफ द लैंग्वेज। इसके अलावा कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स लाजमी करना है। आपको पता है कीवर्ड्स क्या है, आपके पास रिजर्व वर्ड है जो जिसके अपने कुछ मीनिंग्स हैं सी में, और वो तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इनको इस्तेमाल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अगर आपको इस्तेमाल करना है एज एन आइडेंटिफायर तो आपने क्या देखा था कि आप उसको कैपिटलाइज करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जिससे कर्सर कंट्रोलिंग का काम होता है, दो कैरेक्टर्स कंसिस्ट करते हैं, तो सिंगल एक ही कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है। और स्टार्ट होता है एस्केप कैरेक्टर यानी बैक स्लैश से, और दूसरा कोई भी कैरेक्टर होता है जिसको रिकॉग्नाइज कराता है कि उसने किस तरह का काम करना है। कॉन्स्टेंट वैल्यूज वो जो ड्यूरिंग दी प्रोग्राम्स की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, आप कोशिश भी करेंगे तो ऐसा होगा वो चेंज नहीं है। उसके अलावा आपके पास टूल्स और आइडेंटिफायर जिससे आपको क्वेश्चन मिलता है। दो मैंने आपके पास प्रोग्राम बताया आपको, एक आपका कॉन्स्टेंट से रिलेटेड था, वो भी आपने देखना है, आपके प्रोग्राम में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो आपने इसी तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है। मैं अभी आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपके क्वेश्चन आपसे